पहले स्टेज अदाकाराओं से मुतालिक नाजेबा जबान इस्तेमाल की। मेरी कोशिश थी कि थोड़ी सी मेरी रेंज के अंदर आए। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस तो मैं हाजी नरगिस नाम आता तो आप मुझे कहते हैं। फिर अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ बदजुबानी की। उसके बाद मीडिया को गालियां निकाली। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज आपको होनी चाहिए। हर ये कि कश्मीरियों के खिलाफ भी बोल पड़े, पर हर मर्तबा माफी कबूल हुई। लेकिन अब की बार हिंदू बिरादरी के खिलाफ बोलने पर माफी न मिली, बल्कि वजारत से छुट्टी मिल गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तो माफ कर रहे थे, वो तो वजीर आजम इमरान खान ने इस्तीफा मांग लिया। आज फयाजुल हसन चौहान कहीं बैठे सोच तो जरूर रहे होंगे कि काश मैं जबान कम इस्तेमाल करता, अवाम के वोटों से मुंतखब होने और ओहदा मिलने पर इंकिसारी अपनाता तो अच्छा होता। काश मैं तमाम पाकिस्तानियों को एक बराबर जानता। काश मैं अपनी तेज गुफ्तार से अपने मुखालफों को ढेर करने के बजाय हुस्ने सलूक से उन्हें अपना मौक़िफ़ समझाता। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गलती करते हैं और माफी मांगते हैं, फिर गलती करते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन सुधरते नहीं और यूं सबकी नजरों से गिर जाते हैं। जी हाँ, रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान से वजीर इत्तलात पंजाब का कलमदान वापस ले लिया गया है। हम अपने प्रोग्राम में मुताद्दिद बार उनकी शोला बयानी को हुकूमत के लिए मुज़र सेहत करार देते आए थे और ऐसा ही हुआ। फयाज चौहान ने हिंदू बिरादरी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तौहीन की, क्योंकि इस प्यारे वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब और कौमियतें सब एक बराबर हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बात होगी नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाली कार्रवाइयों की। पाकिस्तान ने तो फैसला 2014 में कर लिया था कि अपने घर को दुरुस्त करना है, लेकिन अगर मगर की तकरार ने मामला लटकाए रखा और आज हुकूमत पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथ ही वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और सेक्रेटरी दाखिला आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कलदम तंजीमों के 44 अफराद को हिरासत में लेने का ऐलान किया। कलदम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के बेटे हम्माद अजहर और मुफ्ती अब्दुल रऊफ को भी हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। भारत के जंगी जुनून और पाकिस्तान की हर महाज पर कामयाबी भी आज के इस शो का हिस्सा होगी। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है निसार अहमद चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप नून लीग के जो हैं लीडर हैं, नून लीग के। चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त आज जो सूरत हाल देखी, फयाजुल हसन चौहान जो कि वजीर इत्तलात पंजाब, और उनका पूरा जो अगर उनके कैरियर के ऊपर अगर देखा जाए तो उनकी वजह शोहरत जो है वो सिर्फ टेलीविजन पर हिज़्ब मुखालिफ या मुखालफिन के ऊपर रकीक ज़ुबान इस्तेमाल करने के हवाले से रही जब तक वो हुकूमत में नहीं आए थे। हुकूमत में आने के बाद भी उनकी रविश जो है वो नहीं बदली। तनाज़ा दर तनाज़ा उनके ऐसे ऐसे बयानात सामने आए जिसे लूज स्टॉक हम कहेंगे, और हमारे प्रोग्राम में हम बहुत दफ़ा निशानदेही भी की। आप क्या समझते हैं कि कितना सीरियस उनका इस मरतबा ये कसूर था, उसके ऊपर कितना बर वक्त हुकूमत ने ये इक़दाम लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने कितना सख्त नोटिस लिया? जी निसार साहब। देखें बात यह है कि अक़लीतें जो हैं वो इस मुल्क का एक इस तरह का लाजमी और काबिल एहतराम जुज़्व हैं जिनकी किसी तरह की भी तज़लील, उनकी तज़हीक, उनकी तौहीन किसी कीमत पे काबिल बर्दाश्त नहीं है, और उनको मुसावी हकूक़ हासिल हैं, और उनको जो एक तसव्वुर है एक इस्लामी ममलकत का, उसमें तो अक़लीतों को अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करना चाहिए। और ये इनके इस तरह की लूज टॉक जो है जिससे हमारे किसी भी अक़लीती भाई की दिल आज़ारी हो, बल्कि पूरी कम्युनिटी की दिल आज़ारी हो, ये तो किसी कीमत पे काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये हुकूमत ने सही फ़ैसला किया है। लेकिन बात ये है, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, बल्कि ये जसारत करना चाहूँगा कि अगर लूज टॉक, अगर ये इस तरह की बदज़ुबानी, अगर गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, अगर इसको बेंच मार्क बनाया जाए, इसको मेयार बनाया जाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस बिना पे इस्तीफ़े हों तो वज़ीर आज़म साहब और काबीना के बेशतर अरकान जो है उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। दरअसल बदकिस्मती ये है
कि इनके जो कायद हैं, इनके रहनुमा, इनके टीचर जिन्होंने इनकी ट्रेनिंग की है कंटेनर से, वो बदकिस्मती से बहुत ही गैर मयारी है। सर 2002 में एमएमए के टिकट पर ये आए थे, अपनी सियासत जो है वो एमएमए से इन्होंने शुरू की थी। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि इमरान खान की जो है वो टीचिंग ही यही है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनकी जो आगे उनकी जो फाइनल जो इनकी जो ट्रिमिंग हुई है, फाइनल जो इनकी नोक पलक दुरुस्त हुई है, इनकी जो जुबान दराजी जो है, तो ऐसे कुछ नायाब हीरे तो सर आपके कैंप में भी हैं। बड़ी बड़ी बात की गई थी, शोला बयानी जो तलाल चौधरी साहब को आप भूल गए, दानियाल अजीज साहब को आप भूल गए। जी मैं गुजारिश करता हूं कि मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। अगर हमारे यहाँ किसी ने बदजुबानी की है तो सच्ची बात यह है कि वो बड़ा अफसोसनाक है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। ठीक है, जरा अनवार हाशमी साहब से। हाशमी साहब, बड़ा प्रोग्राम में हम हमेशा जो है इसके ऊपर बात करते रहे, और पाकिस्तान में ये जो कल्चर था, ये जो बदतहजीबी वाला, ये गालम गलोच वाला, ये आज यहां तक पहुंच गया कि जिसपे आज एक सिटिंग मिनिस्टर को जो है, स्टेट मिनिस्टर को फारिग करना पड़ा, वजीर इत्तलात को फारिग करना पड़ा। क्या कहेंगे आप हाशमी साहब? देखिए इमरान सुल्तान साहब, दो चीज़ें अलग हैं ना। एक तो ये है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से जो ऐवान के अंदर या ऐवान से बाहर सियासतदानों की ये जो बदकलामी है या एक खिलाफ ज़ाब्ता गुफ्तगू होती है, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू होती है, तो वो एक लंबी लिस्ट है सियासतदानों की, वो हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं। ये जो फयाजुल हसन चौहान के भी इनको निकाले जाने के तनाजुर में भी दो हिस्से हैं। एक वो थे जब वो लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बोलते थे तो पसंद नहीं किया जा सकता। एक आज का जो वाक़या है, ये इस तनाजुर में आप देखें कि जो इस पाक भारत कशीदा सूरत हाल है, और आपने जंगी जुनून, भारत के जंगी जुनून के बावजूद आपकी हुकूमत ने, आपकी फ़ौज ने, आपकी अपोजिशन ने और आपकी पब्लिक ने असूल ज़वाबित और अखलाकियात और अमन के जो पैगामात थे या ज़ाब्ता था, उसकी तो आपने माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस तनाजुर में जब फयाजुल हसन चौहान ने ये हिंदुस्तान के बारे में या उनके लोगों के बारे में या उनके मज़हब के बारे में जब कुछ बात की, तो वो वज़ीर आज़म ने उसका नोटिस लिया। वो वज़ीर आज़म की और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के सख्त खिलाफ था, और वो जो है उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता था। जिसके बाद उन्होंने जो है वज़ीर आला पंजाब से कहा कि इनसे वजाहत तलब की जाए, और अगर वजाहत में कुछ मुतमईन कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है, और उनका कलमदान उनसे वापस लिया जाए। तो आज का तो फैसला इस तनाजुर में हुआ है। अदरवाइज तो सारी दुनिया को पता है कि फयाजुल हसन चौहान ने पहले उनके पास जो वजारत है, वजारत इत्तलात और वजारत कल्चर, पहले तो उन्होंने शोबिस की शख्सियात को टारगेट किया, फिर माजरत की, फिर सहाफ़ियों का शोबा उनके पास है तो सहाफ़ियों की दिल आज़ारी की, फिर उस पर माफ़ी मांगी, और इस तरह 4-5 बार वो माफ़ी मांग चुके हैं। और आज का फिर उन्होंने वही लबो लहजा इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी शख्सियत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जिस मिनिस्टर को अब नामजद किया गया है उनकी मुतबादिल के तौर पे उनका नाम पहले से आ रहा था। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की ये कमज़ोरी ज़रूर है कि एक ऐसा शख्स जो काबू में नहीं आ रहा था, जिस पे शक था कि ये किसी वक्त भी ऐसी कोई चीज़ कहेगी जो एक वज़ीर इत्तलात के मनसब के ख़िलाफ़ है, तो इनको ये पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था। लेकिन आज भी आपने सबूत दिया है कि अगर कोई ऐसी अक़लियतों के बारे में वो बात करेगा। जरा रफत के सामने रखते हैं। रफत, आज जो सूरत ये पहुंची जब इंटरनल पॉलिटिक्स की मुकामी सियासत के ऊपर जो है उनके हमले होते थे वो बर्दाश्त कर लिए जाते थे, उनको सरफ नज़र कर दिया जाता था। आज एक इतना बड़ा जो कि आपके मुल्क की पॉलिसी से क्लैश करता है, कश्मीर के हवाले से हो या हिंदू कम्युनिटी या अक़लियतों की कम्युनिटी के हवाले से हो, तो उनको जो है इसके ऊपर एक पनिश किया गया। लेकिन उससे पहले कुछ घंटों की अगर बात कर लें तो उनका यह भी कहना था कि मेरा इस्तीफे जो है वो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, खबर नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है, मुझसे वजाहत तलब की गई है। फिर उन्होंने कहा आखिर में कि ये वजारत जो है इमरान खान की अमानत थी, उनको मैं वापस कर रहा हूं, और अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। ये तर्ज अमल, और उसके बाद शिकायतें भी इस तरीके से अपना जो है वो मुआफी का भी ये अंदाज क्या कहता है, ये किस तरह की तरबियत है फिर पॉलिटिकल उसमें? देखिए इमरान, हम बहुत शुरू से जब से उन्होंने इस काम का आगाज़ किया था, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से रहा है, उसके बाद ये एमएमए का हिस्सा बने और वहाँ से नाराज़ होकर ये तहरीक इंसाफ में आए। हालांकि तहरीक इंसाफ में
एजाज चौधरी भी जमात इस्लामी से नाराज़ होकर आए हैं, मोहम्मद अली दुरानी ने भी अपनी रास्ता तब्दील किया, लेकिन ये लबो लहजा किसी ने इख्तियार नहीं किया जो इन्होंने किया। ये इनका खासा रहा है इस तरह की गुफ्तगू करना, और ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। फिर ये बात कहूँगा, ये इक़दाम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था इमरान खान को, जब माजी में उन्होंने इस तरह के बयानात दिए थे। मैं इसमें एक चीज़ और ये कहूँगा कि ये इसमें जो तहरीक इंसाफ का एक दाखिली जो इंतशार है, जो एक धड़ेबंदी है, उसका भी अमल दखल है। लेकिन फ़िलहाल नरेंद्र मोदी के लिए ये एक, जिसे कह सकते हैं, खुला चैलेंज भी है। मैं लफ्ज़ तमाचा इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, मैं कहूँगा उनके लिए एक इम्तहान है। उनकी पार्लियामेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से नहायत तहज़ीक आमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं, नहायत गलत जुमले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी वहाँ इस किस्म की चीज़ नहीं हुई। तो ये उनको एक सबक हासिल करना चाहिए पाकिस्तान से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये जो इक़दाम उठाया है, इससे ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को बल्कि मुल्क की तमामी अक़लियतों को एक, जिसे कह सकते हैं, शेल्टर भी दिया है, उन्हें एक तक़वियत भी दी है, उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दिया है। लेकिन इसके बरक्स कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है इस वक्त, जो हिंदू भी अगर पाकिस्तान के हक़ में अगर कोई बात कर दे, उसके साथ क्या सलूक होता है, मैंने कल भी जिक्र किया था, जो प्रोफेसर के साथ जो एक सलूक किया था, जो वहाँ हिंदू कम्युनिटी के साथ अगर कोई हक़ की बात करता है उसके साथ जो सलूक किया जाता है, जिस तरह सोशल मीडिया पर तबर्रा भेजा जाता है। तो लिहाजा ये उनके लिए एक कड़ा इम्तहान भी है, उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान ने पेश की है। फिर मैं एक इनकी बात करूँगा, जो मौसूफ जिनकी आप फैयाज़ुल हसन चौहान की आप बात कर रहे थे, तो ये एक लिहाज से दाखिली झगड़े का भी शिकार हुए हैं, और इसके साथ ये बदतमीज़ी की उस सतह पे पहुंच चुके थे जो मेरे ख्याल में अब इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसके मौका गनीमत जानकर उनसे जान छुड़ाई गई है। ठीक है हाशमी साहब, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में ऐसे हीरे हैं या नून लीग में भी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जो कल्चर जिस तरीके से परवान चढ़ा है वो किसी एक जमात का खासा नहीं रहा है, उसमें और दीगर सियासी जमातें भी रही हैं, बिलखुसूस नून लीग की अगेन मैं बात करूंगा। जी देखिए, इनका किरदार तो अब सामने आया है जब ये हुकूमत में आया ना। पहले तो अपोजिशन में थे, खुल खेलने का इनके पास मौका था, लेकिन जब जिम्मेदार ओहदे पे आते हैं तो पता चलता है। नून लीग इसमें कोई शक नहीं है टॉप पे रही है, उसके आपको भी पता है। आज भी जब आपके फैयाज़ुल हसन चौहान के रिएक्शन में नून लीग के जिन लोगों को आप विपर पे ले रहे थे तो उनका तर्ज अमल भी आपके सामने था। तो ये कोई एक अचंभे की बात नहीं है, लेकिन हम आपके पिछले प्रोग्रामों में ये बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान जो तर्ज सियासत जो इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ चेहरे ऐसे फ्रंट पे लाए और फिर उन्हें बोलने की भी इजाज़त दी, वो उनकी पॉलिसी के साथ मैच नहीं करते थे, वो नए पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करते थे। यकीनन एक पंजाब में लॉबी काम कर रही थी, फैयाज़ुल हसन चौहान भी बार बार उनको मौका भी दे रहे थे, जो इनके खिलाफ थे अपने तर्ज अमल से मौका फराहम कर रहे थे, और आज जो है वो उस नरगे में आ गए हैं। क्योंकि काफ लीग जो इत्तेहादी है वो शमशान बुखारी को बार बार इंट्रोड्यूस करा रही थी। शमशान बुखारी यकीनन एक तजर्बा रखते हैं, वो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात रहे हैं आसिफ अली जरदारी के दौर में, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, तो उनको मौका मिल गया उस लाबी को। अदरवाइज आप देखें कि पिछले 6 महीने से उसका नाम क्यों आ रहा था, लेकिन मौका फैयाज़ुल हसन चौहान ने दिया है। पीटीआई को जो है इसका कला कमा करना पड़ेगा कि मुझे ऐसे चेहरे इंट्रोड्यूस नहीं कराने चाहिए जिनकी जबान इस अंदाज में हो। अब आगे बढ़ते उसमें एक ये कि उन जो शमशान बुखारी को मुतारिफ करवाया गया है वो एक धीमे लबो लहजे के आदमी हैं और मेरे ख्याल में वो कामयाबी से चलेंगे। लेकिन इसके साथ एक बात और मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी सियासत में जो बदतमीज़ी का एक उनसर सामने आया है, जो इस किस्म का लबो लहजा इख्तियार जो है ख़ासा बनाया है, चाहे वो नून लीग के लोग हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हों, ये सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने परवान चढ़ाया है बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन उसके जवाब में नून लीग भी सामने आई, तो ये जानी चाहिए। अच्छे लोगों ने पसंद नहीं किया कभी भी ये लबो लहजा, महज़ब सियासत का एक खासा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसका एक जो है वो मिल जाना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं चीमा साहब, अब जाहिर है कि जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इंडो पाक रिलेशंस की बात कर रहे हैं, एक कमेंट मैं आपका ये चाहूँगा कि इस वक्त जो जस्टिस मर्कंडे काटजू जो हैं उन्होंने बड़ी तारीफ की है पाकिस्तान के इक़दाम की, पाकिस्तान की लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, इमरान खान साहब की, कि जिस तरीके से सूरत हाल को वो डिफ्यूज़ कर रहे हैं, डीएस्केलेट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त इस पूरी सूरत हाल से कितनी बेहतरीन तरीके से निपटी है, कितना अच्छी तरीके से टैकल किया है इस पूरे मामले को? देखिए, असल बात यह है कि हमारे यहाँ कोई भी सियासी जमात हो, हुकूमत हो या अपोजिशन हो,
कोई भी जंग नहीं चाहता, हर शख्स, हर जमात, हर कायद अमन चाहता है और यही हमारा पैगाम है। हमने अपोजिशन ने भी मिल के जो ताउन का हाथ बढ़ाया हुकूमत की तरफ, हमने ये कहा कि हमारे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं अंदरूनी तौर पे, लेकिन मुल्क और कौम का मफाद जब सामने आएगा तो फिर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, हम सब इकट्ठे हैं, मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब इकट्ठे हैं। ठीक, बात यह है कि हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है, अमन के हवाले से हम सब अमन चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये बात है कि अगर हम जारहियत का शिकार हुए, हमारे ऊपर जारहियत मुसल्लत की गई, जंग मुसल्लत की गई, तो फिर पूरी कौम 22 करोड़ आवाम जो है सीसा पिलाई हुई दीवार बन के इंशाअल्लाह अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरज़्म है। अच्छा, इस वक्त हमें दूसरी तरफ ये है, लेकिन बुनियादी जो चीज़ है कि हम अमन चाहते हैं, हम बुनियादी चीज़ ये है कि हम अमन चाहते हैं, हम बिल्कुल अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान में उस कॉज के ऊपर हम बिल्कुल मेरी गुजारिश सुन लें, बदकिस्मती से हिंदुस्तान में ये तर्ज अमल नहीं है। वहाँ ये है कि जो हुक्मरान तबका है इस वक्त, बरसर इक़्तिदार तबका जो है वो जंगी जुनून में मुब्तला है। ठीक है, और ये भी हम देख रहे हैं चीमा साहब के इंडिया में बाकायदा डिवीजन है, इंडियन मुआशरा जो है, भारतीय मुआशरा एक इसके ऊपर तफरीक हुआ है, पाकिस्तान मुत्तहिद है। अच्छा, इस वक्त हमें डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, फयाजुल हसन साहब की छुट्टी हो गई और सुना है आप लोग खुशियां मना रहे हैं। देखिए, मेरा काम ये नहीं है खुशी मनाना, ये डॉक्टर रमेश तो कम से कम इन चीज़ों में नहीं है, मगर ये ज़रूर चाहता है कि जो काम गलत हो उस गलत काम के ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। और जैसे रात इसने ये बयान दिया, मैंने इस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट किया अपने लीडरशिप के साथ, और लीडरशिप को क्लियर बताया कि इस बयान के बाद इसको कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक पता चले कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, इक्वल राइट्स के हवाले से। और अगर ऐसे किसी भी किस्म की बयानबाजी अगर होती है मिनिस्टर की तरफ से, स्पेशली मिनिस्टर की तरफ से हो, तो उसको किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इसको माफ़ किया जाए और इस हवाले से, मगर मैं समझता हूं कि लीडरशिप ने आज जो टाइम के ऊपर आज कहा था कि आज शाम को 5 बजे से पहले एक्शन हो जाएगा, आज शाम को 5 बजे से पहले एक्शन हुआ। इस वजह से दोपहर को मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ की थी कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसको मैं अक़लियत बिरादरी नहीं कहता, कि वो इक्वल सिटीजन है, इक्वल राइट्स है, और इसके हवाले से कोई भी अगर ऐसी बात की जाएगी उसको कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हम कह रहे हैं फयाजुल हसन चौहान ने तौहीन की और पूरे पाकिस्तान जो है उसने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, उसने उसकी दुनिया भर में आलमी सतह पर इसकी पजीराई हुई है, इसकी पजीराई भी हुई ना। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप मुतमईन हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बीच में, एक तरफ पार्टी प्रेशर आप पे और दूसरी तरफ कम्युनिटी प्रेशर, तो क्या ब्लास्फेमी वगैरह का कोई आप उनके ऊपर पर्चा करने जा रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो गई, उनको माफ कर दिया आपने और आपकी कम्युनिटी जो है अब मुतमईन हो गई? देखिए, मुझे कम्युनिटी का बिल्कुल बहुत प्रेशर था कि इसके खिलाफ ब्लास्फेमी का केस होना चाहिए। मुझे आज मेरे कुलीग्स और ये वो बहुत पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे और भी अक़लियती MNAs थे हमारी पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो माफ़ कर दिया, हमारी तरफ से नहीं है। मगर मैंने ये ज़रूर स्टैंड लिया कि इस्तीफ़ा आज शाम को 5 बजे से पहले इसका आना चाहिए। मगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि इसको ब्लास्फेमी एक्ट के तहत इसके खिलाफ FIR दाखिल नहीं करूँगा। और मुझे और लाजमी है जब मैं एक डिसीजन लेता हूं तो कम्युनिटी आप तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या आपकी कम्युनिटी जो है वो भी आपसे राब्ते में इस हवाले से, या वो उनमें से कोई आगे बढ़ेगा? ये भी जरा बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूं जब मैं एक बात करता हूं कम्युनिटी की तरफ से, और आपने ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्पेशली इन 17-18 सालों से जिस दिन से मेरी सियासत शुरू हुई है, उसके बाद जब भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ आते हैं, जब मेरा एक वर्डिक्ट आ जाता है तो उस वर्डिक्ट को हर कम्युनिटी जो है वो हिंदू कम्युनिटी स्पेशली लबैक कहती है, और इवन मेरा जो स्टेटमेंट होती है उसको आजकल तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी लबैक कहती है। तो मैं नहीं समझता हूँ जब मैंने उसको माफ़ कर दिया कि आगे हम ब्लास्फेमी एक्ट के तहत नहीं केस दाखिल कर रहे हैं, तो फिर और किसी को ऐसे इशू के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर
बहुत ज़्यादा अभी इतने मसले मसाइल हैं। और ये भी आप देखें कि ये भी आज पीटीआई की गवर्नमेंट लीडरशिप ने आज साबित किया है कि उन्होंने रिज़ाइन किया, नहीं तो माजी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास एग्जाम्पल हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हवाले से, चाहे PMLN के हवाले से मेरे पास है। अगर कोई ऐसी कोई बात करेगा तो मैं उसको, अगर पॉलिटिसाइज करने की बात करेगा तो मेरी हमेशा ये चॉइस रही है कि रिलीजियस जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट आए किसी की तरफ से तो उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। और इस हवाले से जब आज क्लियर कट एक मेरी जो है वो एक रिक्वेस्ट थी पार्टी लीडरशिप के साथ, और पार्टी लीडरशिप ने वो एक्सेप्ट की, और पार्टी लीडरशिप ने आज महसूस किया, नहीं तो चौहान जो एक पार्टी का बहुत ज़्यादा सिंसियर और सीनियर वर्कर था, उसको हटाना बहुत ज़्यादा, इसने पहले भी ऐसे ब्लेंडर किए थे मगर हर वक्त उसको माफ़ी मिल जाती थी। मगर आज मैं अश्वर था और मुझे खातरी थी, आज दोपहर को ही खातरी मिल गई थी, इस वजह से दोपहर को मैंने एक अपना पैगाम भी जारी कर दिया था कि शाम से पहले इसकी रेजिग्नेशन आ जाएगी, और वो आ गई है। अब इसके बयान के बाद इसको हमने माफ़ी दे दी है, मगर आइंदा के लिए मैं खुदारा ये कहता हूँ कि हम इक्वल सिटीज़न हैं, हम पाकिस्तान से आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान बनाने वालों में हमारी कम्युनिटी का हाथ है, जोगिंदर नाथ का हाथ है, SP सिंघा का हाथ है, और आज पाकिस्तान के संवारने में भी आप देखेंगे इसमें कोई शक नहीं, फुली एक्नॉलेज करते हैं पाकिस्तान में जो अकलियत है और जो अकलियत जिस तरीके से तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान के वो तमाम मुस्लिम जो लोग हैं वो भी उनको कदर की निगाह से देखते हैं, अकलियतों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया के बाद यहाँ पर जो है वो ऐसे तरीके से इसको ख़त्म किया जा रहा है। अब नाज़रीन हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान की, जिसके हवाले से बड़ी चीजें जो है इस वक्त सामने आ रही हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ तेजी से आ रही हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रफत, आज हमने देखा कि पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान, और इस नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है कलअदम जमातों के ऊपर जो है क्रैकडाउन का फैसला, और ज़ाहिर है कि ये फैसला इस वक्त हम खुद अपने उसमें कर रहे हैं। ये कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान 2014 में ये जो है वो पॉलिसी लेकर आया था, और आज हमने देखा कि बड़ी कार्रवाई जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के ऊपर पाबंदी लग गई, और वफाकी हुकूमत ने कलअदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लेने पर भी गौर शुरू कर दिया है। बहरहाल कितनी बड़ी आप ये कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हमने अपने घर को खुद सही करना था, ये अगेन कि किसी के कहने पे नहीं है, ये खुद हम करना चाह रहे हैं। कितनी बड़ी कार्रवाई है ये? देखें, जैश के ख़िलाफ़ तो 2002 में भी कार्रवाई हो चुकी है, लिहाजा ये पहली मरतबा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सारे इक़दाम जिस तरह के नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ें सामने आई थी, अगर ये पहले कर लिए जाते तो बहुत अच्छा इमेज जाता, बहुत अच्छा तासुर जाता, और फिर हमें अपने दोस्त मुल्क चीन को बार बार सलामती कौंसिल में इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जब पाबंदी लगने के हवाले से वहाँ बार बार बात आती थी तो फिर हम उनको वो वीटो कर दिया कर देते, तो ये चीज़ें नहीं पेश आती। अच्छा इक़दाम है, बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और जो ढील दी गई थी, क्योंकि हमने भी एक इसमें तखसीस कर ली थी, इस तरह हम गुड तालिबान बैड तालिबान की किस तरह ईजाद हुई थी, इसी तरह इसमें यह था कि जो तंजीमें पाकिस्तान में इस तरह के काम नहीं कर रही हैं उन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उन्हें थोड़ी सी ढील देनी चाहिए, भले पाबंदी भी हो। लेकिन मैं इसमें एक बात और साथ कहूँगा कि फ़िलहाल ये जो काम हुआ है इसमें फलाह इंसानियत जो तंजीम काम कर रही है उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको एक ब्रैकेट कर दें उसके साथ। जमात-उद-दावा ने नाम तब्दील किया था और वो भी फ़ाल इसी तरह से हुई थी फलाही कामों के हवाले से, क्योंकि जब लश्कर तैयबा थी वो बैन हुआ और तो फिर जमात-उद-दावा बनी, जमात-उद-दावा ने फिर फलाह इंसानियत बनाई, तो उनके कई प्रोजेक्ट अब भी नज़र आते हैं और वो आप देखें तो वो खासा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मगर अब पाबंदी लगी है क्योंकि हम पे एक बैनुल-अक़वामी दबाव था और हम बहुत मुश्किल में आ जाते अगर ये नहीं करते, इस इक़दाम को नहीं उठाते या इसको पब्लिसाइज नहीं करते या इसको सामने नहीं लाते, तो हमारे लिए बहुत सारी और मुश्किलात आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती थी। लिहाजा अब ये करके देख लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस इक़दाम को भी हिंदुस्तान जो है वो पजीराई देगा, इससे अच्छे जेस्चर के साथ आएगा, कोई पॉजिटिव बयान उसकी तरफ से आएगा कि कार्रवाई देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। कार्रवाई का आगाज़ तो किया है, लेकिन जो उन्होंने डोजियर दिए हैं अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पे UN में
के हवाले से वहाँ से ये खबर आई थी कि इन्होंने जमा करवाए हैं। मेरे ख्याल में उसमें तो कोई हकीकत नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी ठोस चीज़ नहीं है कि कार्रवाई की जा सके। अब देखना यह है कि ये मामला अदालत में जाते हैं, किस तरह से शवाहिद सामने आते हैं। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ही अदालतें कुछ कर पाएंगी, और अगर कुछ नहीं हो जाहिर है कि ये तो यकीनन इनको रिलीफ मिलेगा। नाम जो है वो इसमें जो डोजर वहां से दिए गए भारत की तरफ से, उसमें इनके नाम थे और इसके ऊपर जो है इनको चेक भी किया जा रहा है। फरमाइएगा रमेश कुमार साहब, ये जो परसेप्शन जा रहा है और जिस तरीके से भारतीय मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जनाब अब उनके कहने पे इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये कितना होम ग्रोन था, हमारे अपने मुफाद में कितना था, और भारतीय मीडिया इसको कैसे ले रहा है, क्या कहेंगे रमेश साहब? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब लास्ट टाइम जीएसपी प्लस हो रहा था तब भी ये इशू आए थे, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस हवाले से जब इशू उठाया था, मेरा भी वर्डिक्ट लिया था, तो मैंने भी यहाँ पे ये बात की थी कि इन इश्यूज़ के ऊपर भी इसके रिड्रेसल के लिए भी जाना चाहिए और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को भी रोकना चाहिए। मेरा भी वर्डिक्ट लिया था इंटरनेशनली जीएसपी प्लस में, तब मैंने दिया था। मगर आज जब भारत ने ये जब एग्रेशन दिखाई, तो भारत की एग्रेशन के बाद भी हमने जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक जो है वो एक तावन की पेश की कि हमारे साथ तावन किया जाए, हमारे साथ ये हो रहा है, एग्रेशन हम अमन चाह रहे हैं, तब भी FATF की तरफ से, GSP प्लस की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, अमेरिकन तक की तरफ से ये ज़रूर मैसेज दिया क्या कि नेशनल एक्शन प्लान की जो 20 पॉइंट एजेंडा है, उस नेशनल एक्शन प्लान की 20 पॉइंट एजेंडा की ये पॉइंट थी, नेक्टा वगैरह, उसके ऊपर काम नहीं हुआ है, लिहाजा आप वो काम करें। आप देखें कि एग्रेशन के बाद भी, इतनी बड़ी डिप्लोमेसी के बाद भी हमें वो पजीराई नहीं मिली। ये तो अच्छी बात है कि OIC के अंदर हमारा एक प्रेस स्टेटमेंट के दौरान हमें जो है वो पॉजिटिव लिया गया, हमारे मौक़िफ़ की तायद की गई, मगर उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक्शन होने चाहिए। सिर्फ भारत की बात नहीं है, FATF का भी प्रेशर है, और मैं समझता हूँ इनके हवाले से अगर हमने आज एक्शन जो है, आज नहीं, ये हमने परसों से एक्शन लिया है, और परसों से जो हमने एक्शन लिया है, इस एक्शन के हवाले से आगे चल के ये तहवील में लेके ये जो चीज़ें हैं, मदरसे हैं, ये सारे चलते रहेंगे, ऐसे नहीं चलते रहेंगे, मगर गवर्नमेंट खुद उसको टेक ओवर करेगी, गवर्नमेंट खुद उसको देखेगी। मगर ये जहादी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर एक्शन लेने की बात की गई है। और आपने बात की कि भारत, मैं समझता हूँ भारत ने भी जैश और इसकी बात की है, और भारत को ऐसी इन चीज़ों के ऊपर खैर मकदम करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर के गेस्चर को भी खैर मकदम नहीं करेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बैन के ऊपर भी खैर मकदम नहीं करेगा, तो फिर नियतों के अंदर खलल है। मैं समझता हूँ ऐसी चीज नहीं है। अब वक्त आ गया है, और इस एक्शन के बाद कि भारत को तो जैश फोबिया हो गया है। मतलब हर मामले में अगर कोई बच्चा चौक से निशान भी लगा के चला जाए तो उसे जैश मोहम्मद ही नजर आती है। इस सारे मामले में तो उसे जैश फोबिया हुआ है, ये कहें आप। ठीक है, बिल्कुल सूरत हाल वहां पर यही है जो आप बता रहे हैं। निसार अहमद चीमा साहब, 2014 में नेशनल एक्शन प्लान जो है वो मंजूर हुआ था। ये सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं, इतने लैंडमार्क डिसीजंस हैं जो इस वक्त लिए जा रहे हैं, ये आप लोग क्यों नहीं कर सके? क्यों आप लोग ये सारी चीजें नहीं कर सके? अगर मगर टाल मटोल चलती रही आपके दौर में, क्यों ना ऐसा? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि हुकूमत के पास शायद ऐसी इंफॉर्मेशन हों, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ, और मुमकिन है आपने भी सुना हो वो जनरल मुशर्रफ साहब का वो इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा, अगरचे देखें ना, जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में सबको पता है कि मजहबी तबके के सबसे ज़्यादा मुखालिफ वो थे हमारे हुक्मरानों में, लेकिन उनका मुझे याद है उन्होंने कहा कि जी मैं ये हाफिज़ सईद साहब को कोई मिलिटेंट नहीं समझता, कोई दहशतगर्द नहीं समझता, ये जो जमातुद दावा है या इस तरह की तंजीमें, इन्होंने बड़ा फलाई काम किए हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की इनकी, और इनके यकीनन फलाई काम बहुत है, फलाई इंसानियत के भी और जमातुद दावा के भी। मुझे नहीं पता कि हुकूमत के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, उनका अगर कोई मिलिटेंसी से ताल्लुक था तो वो भी खत्म हो चुका। नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात आप सुन ले, मेरी बात सुन ले। मैं जो सबसे ज़्यादा मुखालिफ था मजहबी तबके के हमारे हुक्मरानों में, वो जनरल मुशर्रफ साहब थे, मैंने उनको कोट किया, उनका रेफरेंस दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ तो अगर मिलिटेंसी है, को मिलिटेंट लोग हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो आटे में नमक के बराबर है। और ये है कि वहाँ हिंदुस्तान में आप देखें कि मिलिटेंसी पे बिलीव करने वाले RSS के फलसफे के अलंबरदार आज हुक्मरान हैं, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आप ये देखें, मुसलमानों के कातिल, दहशतगर्द जो है, एस्टेब्लिश किस्म के टेररिस्ट, वो आज उनके वज़ीर आज़म हैं और आइंदा इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं।
जो स्टेट टेररिज्म कश्मीर में हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में, पूरी दुनिया के सामने है, उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। हिंदुस्तान में किसी अक़लियत का ना कोई जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज़्ज़त व आबरू महफूज है, ना उनकी इबादतगाहें महफूज है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। हमारे यहाँ कुछ छोटी सी बात होती है, वही बात है कि हम माफ़ी करते हैं, हम माफ़ी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नहीं, अब इंटरनेशनली उनको भी, आरएसएस वगैरह को भी इंटरनेशनली जो है वो मजहबी जुनूनी जो है वो तंजीमें जो है वो एक्नॉलेज किया जा रहा है। भारतीय आइन में तब्दीली का भी मंसूबाबंदी कर रहे हैं, उसके बाद उस सेकुलर आइन का, सेकुलर मुल्क का क्या हाल बनेगा आप खुद सोच सकते हैं। अगेन रफा साहब, हमें दूसरी बात, मुझे इजाजत दे, मुझे एक बात की इजाजत काइंडली, मुझे एक बात की इजाजत दे कि हमारे यहाँ इंतहा पसंद तबका जो है उसको ना अवामी ताईद हासिल है, ना अवामी पजीराई, लेकिन भारत में जो आरएसएस का फलसफा है या मोदी का जो माइंड सेट है उसको अवामी पजीराई भी है और उनको अवामी ताईद भी हासिल है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा लंबा, एक चीज मुझे बात करने दो, कुछ फैक्ट पे बात कर लेते हैं। तो बहुत होता है इम्पोर्टेंट। पहली चीज तो ये कि बिल्कुल आरएसएस जो है वो नेगेटिव माइंडेड है। एक चीज ये कि अगर कोई बंदा या किसी मुल्क के अंदर अगर इस किस्म के हालात हैं तो क्या हमारा काम ये हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल एक चीज, दूसरे से हमें कंपेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि आज अगर इनको हिरासत में लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर के एजेंडा के ऊपर, मैं समझता हूं कि हम भी आज इस हवाले से, कोई गवर्नमेंट इस हवाले से क्लियर नहीं है। इवन मियां नवाज शरीफ भी क्लियर नहीं थे, पीपुल्स पार्टी भी क्लियर नहीं है, पीपुल्स पार्टी पीटीआई भी क्लियर नहीं है। तो इस हवाले से भी बैठ के एक बात होनी चाहिए। ये नहीं कि अफगानिस्तान के अंदर 17 सालों अफगान तालिबान से जंग होती रही, मगर आज अमेरिका उसके साथ ही बैठ के बात कराए। तो हमें इनको गिरफ्त में लेके इनसे बात करके कम से कम मुआशरे के अंदर भी एक अपना इमेज बेहतर करना चाहिए। अगर सारी दुनिया के मुल्क अगर इस हवाले से बात करते, एक इंडिया नहीं, आपने जिससे भी बात की, सऊदी से बात की, चाइना से बात की, आपने रशिया से बात की, अमेरिका से बात की, यूएई से बात की, हर मुल्क ने कहा कि आपके ऊपर ये लगता है, तो हम अगर एक्शन लेके और उनको लेके अपने हिसाब और उनसे बात अगर करते हैं, ये भी हमारे भाई हैं। और अगर हम बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो ऐसे मुख्तलिफ हालात में रहे, उसको मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं, मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं, मगर बैठ के मसलों को, मगर ये अगर हम कहें कि दूसरे मुल्क में ये चीज हो रहा है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही अप्रोच, आपका पॉइंट आ गया। अनवार हाशमी, ये बताइएगा ये क्रैकडाउन इस वक्त जो है जिसकी बात की जा रही है, क्रैकडाउन की क्या इत्तलात हैं, और ये क्या वाकई हकीकतन आप समझ रहे हैं कि इस वक्त एक्शन जो है वो भरपूर तरीके से लिया जा रहा है, या फिर मामले को थोड़ा दबा दिया जाएगा आगे चल के? देखिए, पहली तो बात है कि ना तो मिनिस्टर इस नेशनल एक्शन प्लान के हकायक के बारे में इन्फॉर्म है, ठीक है, वो एक तकरीर फरमाई जा रहे हैं। मसला ये है कि ये जो आप 68 तंजीमों को बैन करने का एक गैर मामूली इकदाम समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पाक फौज नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत और 9/11 के बाद आज जो 68 अनाउंस हुई हैं, इसमें से 67 तंजीमें ऑलरेडी बैन हैं 2001 से लेके 2018 तक। इसमें सिर्फ एक बिलावरिस्तान गैर मरूफ तंजीम है जो अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले उसको बैन किया गया है, जिसका गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है और उसका कुछ एजेंडा और है जो कि बहुत ही महदूद पैमाने पे है। अब बात यह है कि ये रिव्यू होती है, हमारी हर गवर्नमेंट ने हर साल इसको रिव्यू करना होता है। अब तो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बन गई है, इस हिसाब से किया जाता है। 9/11 से पहले भी किया जाता था। जैश ए मोहम्मद पे जो है वो ऑलरेडी उसको नकल हरकत जो है वो महदूद कर दी गई थी, 2002 में उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। जमात दावा और फलाह इंसानियत को अदालतें रिलीफ दे चुकी थी, उनको बहुत मॉनिटर किया गया था, लेकिन भारत के मुतालबे की वजह से और फिर अमेरिका के मुतालबे की वजह से उनको जो है वो दोबारा कलअदम करार दे दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो चुकी थी फलाह इंसानियत कि उसकी मॉनिटरिंग के दौरान उसके खिलाफ कोई दहशतगर्दी एक्ट के तहत कोई सरगर्मी नजर
नहीं आई थी। तो जैसे आज ISPR ने भी कहा है कि इसका ऐसा डायरेक्ट भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत से आप डोजियर से इतना कह सकते हैं कि हजरत मसूद के भाई हमाद अजहर और बेटे हमाद अजहर और भाई अब्दुल रऊफ को यकीनन हिरासत में ले लिया गया ताकि उनसे फिर भी तफ्तीश कर ली जाए, अगरचे वो ऑलरेडी अपने इलाकों तक महदूद हैं। कितने सालों से उनकी नकल हरकत के पे पाबंदी है। तो ये हमारे नेशनल एक्शन प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कि इस कशीदगी की वजह से जो है वो दब गया था। जून में ऑलरेडी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दोबारा रिव्यू करना है। रिव्यू में ये होता है कि कुछ कलअदम खत्म हो जाती हैं, पूरी दुनिया में हैं कलअदम तंजीमें, और कुछ को जो है दोबारा शामिल कर लिया जाता है। भारत के अंदर 42, आखिरी बात, भारत के अंदर 42 तंजीमें हैं जिसमें से 23 गैर मुस्लिम हैं और उसमें से 11 हिंदू तंजीमें हैं जो कलअदम हैं, लेकिन उनके खिलाफ ना तो उनको मॉनिटर किया जाता है और ना ही उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जाती है। और आज के दिन जो हमने एक्शन लिया है जो दोबारा तफ्तीश में लाने के लिए, भारत में ऐसा शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए कोई एक्शन आज भी नहीं लिया जा रहा है। 42 तंजीमें बहुत बड़ी बात होती हैं जो स्टेट में भी कलअदम है। ठीक है, ठीक है। रफत सईद, क्या इस वक्त जो ये कंसेंसस इस वक्त पूरे मुल्क में डेवलप हुआ है, आप समझते हैं कि ये वाकई आखिरी मौका है, दिस इज द बेस्ट चांस कि हम ये तमाम फैसले जो कड़वे फैसले हैं इनको हम कर लें? और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि इस अनवार ने कहा कि एक क्राइसिस के कशीदगी के वक्त वो मामला दब गया था, अब दूसरी कशीदगी के वक्त ये मामला दोबारा उठा है जिसको नथी किया जा रहा है कि शायद इंडिया के कहने पे या इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर। जी देखिए, इमरान कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की तवक्को ना रखें। ज़रूर इनकी पाबंदियां पे पाबंदी लगाई जाएगी, इनकी सरगर्मियों में पाबंदी लगाई जाएगी, इनके लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, अदालतों में भी मामला जाएंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी कोई मैसिव ऑपरेशन आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं होगा। और वसी तर कौमी मफाद में, क्योंकि अब हमारा जो कश्मीर का मौक़िफ़ है वो आलमी सतह पे उजागर हुआ है भारत की जारियत की वजह से, हमारा एक पॉजिटिव इमेज बना है दुनिया भर में। मेरे ख्याल में इसमें भी हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इससे भी जो ये कार्रवाई करेंगे एक इमेज बनेगा। मैं इसमें एक बात और कहूँगा कि जैश मोहम्मद के जो सरबराह मौलाना मसूद अजहर हैं, उनसे मैं ये समझता हूँ कि आखिरी इंटरेक्शन हमारा भी उनसे जब इंडियन एयरलाइन के तैयारा अगवा के बाद वो कराची आए थे, वही आखिरी इंटरेक्शन था। उसके बाद कोई उनकी मीडिया में उस तरह की सरगर्मियां नजर नहीं आई और एक तवील अरसे से वो अपने इलाके में, सही कह रहे हैं अनवार हाशमी, कि वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, उनसे मीडिया नहीं मिल सकता, उनसे एक्सेस नहीं है किसी की। तो इस समय हिरासत ही कहेंगे, बंदिश ही कहेंगे, तो और क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉजिटिव साइन जाएगा और दुनिया भर में अगर जो भी कार्रवाई आज हुई है उसमें हमारा और तशख़्ख़ुस भी बेहतर होगा और आलमी सतह पर हमें पजीराई मिलेगी। ठीक है, आलमी सतह पर यकीनन पजीराई मिलेगी। डॉक्टर रमेश कुमार, आपसे 1 मिनट आपके पास और 1 मिनट जो है वो चीमा साहब के पास। आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त किस तरह का ताउन आपको दरकार है हिस्ब इख्तिलाफ से, क्योंकि इस वक्त जिन पिचेस के ऊपर आप खेल रहे हैं वो जाहिर है कि वो इंटरनेशनली उनको बहुत माइन्यूटली मॉनिटर किया जा रहा है। देखिए, आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी सारे जो बैठे थे लीडरान स्पीकर साहब के पास, तब भी यहाँ पे ये बातें हुई और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये माजी में अगर एक्शन हम ये सारे लेते नेशनल एक्शन प्लान के तहत तो ये चीज़ें आज हमें देखनी नहीं पड़ती इंटरनेशनली, और इस चीज़ों को सराहाया गया। और मैं समझता हूँ अगर जो डिप्लोमेसी के हवाले से जो अनवार साहब ने जो बात की वो उस बात में कुछ वज़न है कि हमारी बातें तो इंटरनेशनली हाईलाइट होती है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान या कालेदम तंजीम के हवाले से एक्शन नहीं लिया, मगर अगर भारत हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो भारत के अंदर अगर 42 तंजीमें तो वो क्यों नहीं हाईलाइट हुई? वो हमारी डिप्लोमेसी की कुछ कमजोरियां थी पहले, मगर आज हमारी सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो है डिप्लोमेसी चल रही है। और आपने इस हवाले से भी देखा जो अभी ये एग्रेशन इतनी इंडिया की तरफ से थी, वहाँ पर भी हमने बहुत प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेसी की। आप देखेंगे कि जल्द इन हवाले से भी जो वो बातें होंगी और वो हम सिर्फ हमारा चेहरा कोई नहीं दिखाएगा, हम भी औरों का चेहरा दिखाएंगे। और आगे चल के माहौल जो है मुझे दोनों मुल्कों के बीच में, क्योंकि आज जो जिस तरीके से बहरी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया, उसको वापस किया गया, ये इतने एग्रेशन के बाद भी जो है इतना ठंडा माहौल जो दिखाया गया, तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग जाती है। आज भी मैं कहता हूं, चाहे मेरी विजिट हो, चाहे खान साहब की स्पीच हो, चाहे DG ISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये जो निवड़त है, जो प्यार, ये जो अमन की बात है, ये कभी रायगा नहीं जाएगी। इंटरनेशनल सोसाइटी, बिल्कुल आपने कहा कि सिफारतकारी जो है इस वक्त बहुत जरूरी है और मौसर और जामे सिफारतकारी। चीमा साहब,
हमने कितना बड़ा लॉस किया पिछले 4-5 साल में। हमारे पास कोई जो फुल फ्लैज वजीर खारजा नहीं रहा था ही नहीं हमारे पास। कितना बड़ा लॉस था हमारा, ये क्या किया हम लोगों ने? देखिए, बात यह है कि ये एक पोर्टफोलियो की बात नहीं है। एक शख्स ने सारी जो सफारतकारी की जिम्मेदारी जो है वो एक शख्स पे नहीं होती, ना ही खारजा पॉलिसी जो है वो एक शख्स पे डिपेंड करती है। पूरी हुकूमत का ये एक विजन होता है, पूरी हुकूमत की पॉलिसी को लेके चलना होता है वज़ीर ख़ारजा ने। और बात यह है कि मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त क्राइसिस की, जो मुल्क की सालमियत को ख़तरात दरपेश हैं, उस हवाले से हमने ये कहा और हुकूमत से हमने कहा कि हमें PTI हुकूमत के जवाज़ हुक्मरानी और अंदाज़ हुक्मरानी के हवाले से लाख तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन मुल्क और कौम के मफाद की बात आएगी तो फिर हम हुकूमत के साथ हैं, फिर हम पूरी कौम इकट्ठे हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं। हम हुकूमत से भी ये चाहते हैं कि जिस तरह वो मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं, इसी तरह एक कदम आगे बढ़ के ऐवान में अपोजिशन लीडर से और बाकी अपोजिशन जमातों के कायदीन से भी उनको मिलना चाहिए और ये ज़रूरी था और ये हमें तवक्को भी थी। ये मैं समझता हूँ कि ये उनसे हमें एक बड़ेपन की तवक्को थी और उनके आगे बढ़ के तो जिस तरह अपोजिशन ने बिला किसी शर्त के गैर मशरूत तौर पे तावन का हाथ बढ़ाया था, वज़ीर आज़म साहब को आगे बढ़ के अपोजिशन लीडरों से आगे बढ़ के मिलना चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त ये सोच जो है वो यकीनन प्रिवेल कर रही है कि इस वक्त हुकूमत को भी ऊपर बड़ा होने का, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, अपोजिशन लीडर्स के साथ बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, निसार अहमद चीमा साहब, रफ़त सईद और अनवार हाशमी साहब। आप तमाम हज़रात प्रोग्राम में रहे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।